हाय गाइस, एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, फ्रेशर्स के लिए और साइट इंजीनियर्स के लिए और जो लोग अभी कॉलेज में हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कंप्लीटली क्वांटिटी सर्वेइंग से रिलेटेड, ठीक है? मैं आपको इस वीडियो में क्या-क्या चीज़ें बताऊँगा वो देख लो। 5 पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्वांटिटी सर्वेयर्स के लिए। वो 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। देखो, सबसे पहली चीज़ तो है कि क्वांटिटी सर्वेइंग या फिर एस्टिमेशन क्या होता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, क्वांटिटी सर्वेयर होता कितने तरीक़े का है और उस तरीक़े का बनने के लिए कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फिर तीसरी चीज़ है, क्वांटिटी सर्वेयर से किस तरीक़े का मिस्टेक होता है साइट पे और उसका क्या रिज़ल्ट होता है। फिर चौथा पॉइंट, मान लो कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो एज़ अ प्रोजेक्ट क्वांटिटी सर्वेयर और आपकी कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट लेना चाह रही है, तो उस नए प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है और फिर किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप कॉस्ट एस्टिमेशन करोगे। पाँचवा पॉइंट, एस्टिमेशन कितने तरीक़े का होता है और उसको किस तरीक़े से परफ़ॉर्म किया जाता है और फिर उसका भी कितना सब टाइप होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वांटिटी सर्वेयर बनना है तो, ठीक है? पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत ईज़िली सारा का सारा चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है दोस्तों? सो चलो अभी बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एस्टिमेशन होता क्या है अपना। देखो, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होगा अपने को साइट पे काम करवाने के लिए, ठीक है? फिर उसके साथ-साथ उसका कितना खर्चा आएगा, ठीक है? यानी मटेरियल का क्या रिक्वायरमेंट है और उसका कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है? इस चीज़ को जब हम लोग पता लगाते हैं तो इसी प्रोसेस को कहते हैं एस्टिमेशन, ठीक है दोस्तों? और देखो, ये क्वांटिटी सर्वेइंग का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, ठीक है? और जो लोग क्वांटिटी एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, या फिर एस्टिमेशन करते हैं, उन लोगों को क्वांटिटी सर्वेयर कहा जाता है या फिर एस्टिमेटर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। दो तरीके का अपने पास क्वांटिटी सर्वेयर होता है। एक तो प्रोजेक्ट का क्वांटिटी सर्वेयर होता है, ठीक है? दूसरा साइट का क्वांटिटी सर्वेयर होता है। इन दोनों में बहुत ही फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है वो समझ लो। देखो, प्रोजेक्ट का जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है ना, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब प्रोजेक्ट अभी बिडिंग फेज़ में होता है, यानी एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको कि मान लो कोई कंपनी है और कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रिलीज़ हुआ है, ठीक है? वो बिडिंग फेज़ में, मतलब अभी नीलामी चल रही है कि किसको दिया जाए ये प्रोजेक्ट काम करने के लिए, कौन सी कंपनी को दिया जाए जो कि काम करेगी इस प्रोजेक्ट पे। तो अभी वो नीलामी के फेज़ में है, यानी बिडिंग के फेज़ में है, ठीक है? तो उस टाइम पे जो क्वांटिटी सर्वेयर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेट निकालता है उस टाइम पे, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट क्वांटिटी सर्वेयर, ठीक है? ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का ही निकालता है क्वांटिटी, ठीक है? लेकिन जब बात आती है साइट क्वांटिटी सर्वेयर की, तो ये जब अपना कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उसमें कोई पर्टिकुलर साइट होता है जिस पे कि कोई काम चल रहा होता है और उस साइट पे जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई साइट पे कि ब्रिज बनाने का काम चल रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो ब्रिज बनाने के काम में क्या स्टील लगेगा, क्या सीमेंट सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना एडमिक्सचर लगेगा, कितना शटरिंग लगेगा, वो जो मटेरियल लगेगा उसका कॉस्ट, साथ-साथ फिर लेबर का कॉस्ट, फिर अलग से मिसलेनियस कॉस्ट। तो ये जो पर्टिकुलर एक साइट का जो निकालता है ना एस्टिमेशन, उसको कहते हैं साइट क्वांटिटी सर्वेयर, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इसमें कि जो प्रोजेक्ट क्वांटिटी सर्वेयर होता है वो पूरे प्रोजेक्ट का ही क्वांटिटी एस्टिमेट करता है, लेकिन जब साइट के क्वांटिटी सर्वेयर की बात करें तो सिर्फ ये पर्टिकुलर एक साइट पे काम करता है, ठीक है दोस्तों? अब देखो, अगर आपको प्रोजेक्ट क्वांटिटी सर्वेयर बनना है, उसके लिए कम से कम एक्सपीरियंस जो ज़रूरत पड़ता है साइट का 5 से 6 साल का होना चाहिए। 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी आपको प्रोजेक्ट क्वांटिटी सर्वेयर बन सकते हो, ठीक है? और वो भी 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होने पे इनिशियल ये आपको लेवल मिलता है, ठीक है? यानी 5 से 6 साल एक्सपीरियंस होगा तब जाके पहली बार आप प्रोजेक्ट का क्वांटिटी सर्वेयर बनोगे, ठीक है? ये मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है साइट का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये साइट का रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में बैठ के ये 5 से 6 साल पूरा कर दोगे तो आपको प्रोजेक्ट क्वांटिटी सर्वेयर बना देगा, ऐसा नहीं होने वाला। साइट का रहेगा तभी आप प्रोजेक्ट का क्वांटिटी सर्वेयर बन सकते हो, ये मैंडेटरी है, ठीक है दोस्तों? और साइट का क्वांटिटी सर्वेयर बनने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है और इस केस में भी जो होता है वो साइट का चाहिए होता है, ठीक है? ऑफिस में बैठ के 2-3 साल गुजार दोगे तो साइट का क्वांटिटी सर्वेयर नहीं बन सकते, ठीक है? क्वांटिटी सर्वेयर बनने के लिए 2 से 3 साल साइट का चाहिए होता है, ठीक है? बात करते हैं प्रोजेक्ट क्वांटिटी एस्टिमेशन की, तो ये कितने कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है इसको काम को करने के लिए, यानी प्रोजेक्ट का अगर क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है तो हमें क्या मेथड यूज़ करेंगे उसके लिए।
सबसे पहला मेथड होता है रफ एस्टीमेट मेथड और उसी के साथ होता है एक और ओरिजिनल एस्टीमेट मेथड। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, साइट का जो क्वांटिटी एस्टिमेशन होता है उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं ना, वो जनरल एस्टिमेट होता है। इसमें कोई ख़ास एस्टिमेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, जनरल एस्टिमेट होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की चीज़ बताता हूँ। देखो, साइट पे क्या होता है ना, कई तरीके के लोग रहते हैं। आपका इंजीनियर होता है, डिप्टी इंजीनियर होता है, सुपरवाइज़र होता है, फॉरमैन होता है, डिप्टी मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर होता है। हर तरीके के लोग रहते हैं और सभी से कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा गलती होता ही रहता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो, मान लो अगर आप प्रोजेक्ट क्वांटिटी सर्वेयर के तौर पे काम कर रहे हो किसी कंपनी में, तो वहाँ तो कोई गलती होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप प्रोजेक्ट क्वांटिटी सर्वेयर हो और कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट लेना चाह रही है और आपको बोली है कि पूरा का पूरा उस प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन करके दो कि कितना खर्चा लगेगा उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, सो जब आप क्वांटिटी एस्टिमेशन करके दोगे तो उसी तरीके से कंपनी 3-4 प्रोजेक्ट का क्वांटिटी एस्टिमेटर रखती है, जो कि उसी सेम प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करेंगे वो लोग भी। ठीक है, जब एक ही प्रोजेक्ट को 4-5 आदमी एस्टिमेट करेगा, सही से अगर एस्टिमेट किया जाए तो सबका लगभग सेम रिजल्ट आएगा। तो सेम रिजल्ट आने की वजह से तो वहाँ पे पता चल जाता है कि भाई क्वांटिटी एस्टिमेटर की कोई गलती रहती नहीं है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब बात करें साइट के क्वांटिटी एस्टिमेटर की, जब साइट पे बंदा होता है, ठीक है, तो उस केस में अगर वो कोई भी गलती करता है तो क्या उसका रिजल्ट होता है साइट पे, वो देखो। मान लो कि आप काम कर रहे हो किसी साइट पे, ठीक है, और वहाँ पे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, मान लो साइट पे आपको बोला गया स्टील का एस्टिमेशन निकालने के लिए कि कितना टन स्टील मंगवाना है आपको। ठीक है, आपने स्टील का कैलकुलेशन किया कि 32 डाया का 550 डी का, ठीक है, 550 डी का आपको मंगवाना है। आपके पास एस्टिमेशन के हिसाब से आया 15 टन। ठीक है, जो कि इसमें मिस्टेक है। मान लेते हैं कि इसमें आपने गलती कर दिया था कैलकुलेशन में और वो 15 टन आ गया। ठीक है, लेकिन जबकि एक्चुअल आना चाहिए था 10 टन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना दोस्तों, जब साइट क्वांटिटी सर्वेयर इस तरीके की जब गलती करता है तो क्या होता है कि देखो, दो केस बनता है यहाँ पे। अगर मान लो कंपनी नई है और उसके पास सिर्फ एक ही साइट चल रहा है, तो उस केस में कहाँ से ये 5 टन जो एक्स्ट्रा आया है ना दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो जाता है कंपनी इसका पैसा कहाँ से लाएगी। अब 5 टन अभी ये एक्स्ट्रा स्टील है, कहीं यूज़ नहीं होगा क्योंकि कंपनी के पास कोई और साइट तो रन नहीं कर रहा है, तो ये 5 टन स्टील यूज़ कहाँ करें। तो कंपनी क्या करती है कि जो आपका क्वांटिटी सर्वेयर था उसको क्या, या तो कंपनी से निकाल देगी या तो फिर उसके सैलरी से डिडक्ट कर लेगी 5 टन का पैसा। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो मान लो अगर ऐसी कंपनी है जिसके पास बहुत सारा साइट रन कर रहा है, कई सारा साइट है, ठीक है, मान लो 3 डिफरेंट साइट रन कर रहा है। ठीक है, एक साइट पे अगर इसी तरीके की गलती हो जाती है कि 10 टन स्टील लगना था और 15 टन स्टील का ऑर्डर चला गया है, ठीक है, 15 टन स्टील का अगर ऑर्डर चला गया है और 5 टन एक्स्ट्रा आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक साइट से सामान उठा के अपना दूसरे साइट पे शिफ्ट कर देगी। ठीक है, मतलब एक साइट पे यूज़ नहीं हो पाएगा, एक्स्ट्रा आ गया है तो वो दूसरे साइट पे ले आके रख देगी कि भाई दूसरे साइट पे यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से रिकवर हो जाता है वहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें डेटा क्या क्या रिक्वायर्ड होता है कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए। देखो, कॉस्ट का जब एस्टिमेशन करते हैं ना तो अपने को 3 चीज़ चाहिए होता है मेनली। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ड्राइंग चाहिए होता है, दूसरा चाहिए होता है उसका स्पेसिफिकेशन, ठीक है, और उसके बाद उसमें रेट क्या दिया गया है उस चीज़ को चाहिए होता है। ठीक है, देखो ड्राइंग में क्या चाहिए होता है अपने को, मेनली जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, GAD, G फॉर जनरल, A फॉर अरेंजमेंट, D फॉर ड्राइंग। ठीक है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग चाहिए होता है। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग क्या होता है दोस्तों, मान लो यहाँ पे मान लो कि एक पर्टिकुलर जगह पे आपको साइट पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके आगे पीछे का टोपोग्राफी क्या है, ठीक है, आगे पीछे कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, या फिर कोई रेल लाइन अगर है पास में, या फिर कोई एयरपोर्ट है पास में, तो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं ना आसपास में, सबका एक ओवरव्यू दिया जाता है जिससे कि आपके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आसानी होती है। ठीक है, तो GAD का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्किटेक्चरल ड्राइंग चाहिए होता है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग का तो आपको पता ही है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा बन के दिखेगा, कैसा कंप्लीट प्रोडक्ट आएगा, उस चीज़ के लिए हमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग रेफर करना पड़ता है। रीइंफोर्समेंट ड्राइंग चाहिए होता है कि ऑब्वियस सी बात है उसमें स्टील कौन सा लगेगा, कैसा लगेगा, किस शेप का लगेगा, क्या कट लेंथ होगा, सारी चीज़ें आपके रीइंफोर्समेंट ड्राइंग से ही निकलती है। तो इन सब ड्राइंग्स की ज़रूरत होती है। सिर्फ इतनी ही नहीं, और भी ड्राइंग की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की ज़रूरत होती है, प्लम्बिंग ड्राइंग की ज़रूरत होती है, HVAC ड्राइंग की ज़रूरत होती है, बहुत सारा ड्राइंग होता है, उनकी ज़रूरत रहती है दोस्तों। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट सा ओवरव्यू दिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। देखो, स्पेसिफिकेशन को एकदम सिंपल समझो। मान लो स्टील तो जानते हो ये बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, हर जगह लगना है, तो स्टील कौन सा लगना है, कितना डाया है उसका। जैसे कि
स्टील का बहुत सारा डाया होता है, 10 mm का लगना है, 12 का लगना है, 16 का लगना है या 20 का लगना है, कौन सा लगना है, ठीक है। एक तो वो पता चल जाता है उस स्पेसिफिकेशन से। फिर कौन सा ग्रेड का लगना है, 550D लगना है या फिर 500D लगना है, कौन सा ग्रेड का लगेगा। मतलब क्या होता है कि इस पे वैरी करता है। अगर आप 16 mm का स्टील मंगवाओगे 550D का, उसका कुछ और प्राइस होता है। 20 mm का मंगवाओगे 500D का कुछ और प्राइस होता है। 16 mm का मंगवाओगे 500D का कुछ और प्राइस होगा। 16 mm का ही 500D का कुछ अलग प्राइस होता है, 550 का अलग प्राइस होता है। तो हमें एक स्पेसिफिकेशन पता चलता है कि क्या मंगवाना है हमें ओरिजिनली, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ के बारे में बात करें तो हमारा रेट। अब देखो, मटेरियल का कुछ और रेट रहता है और लेबर का रेट कुछ और होता है, ठीक है। तो मटेरियल का रेट हम अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर लेबर का रेट अलग मल्टीप्लाई करेंगे। रेट कहाँ से पता चलता है कि कौन सी चीज़ का क्या रेट चल रहा है मार्केट में? तो ये आपको गवर्नमेंट एक स्केड्यूल ऑफ रेट बुक प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपने कौन सा प्रोजेक्ट लिया है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से क्या मटेरियल लग रहा है उसमें, कौन सा मटेरियल लग रहा है, उसका क्या ग्रेड है या फिर स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। उसके हिसाब से क्या मार्केट रेट है उसका। फिर उसके बाद आप लेबर कौन सा यूज़ कर, मतलब लेबर क्या यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। लेबर भी कई तरीके का होता है, स्टील का फिक्सर होता है, शटरिंग का फिक्सर होता है, सबका अलग अलग चार्ज होता है। तो कौन सा आप लेबर यूज़ कर रहे हो, उसका क्या रेट चल रहा है मार्केट में, उसका रेट अलग से डिटरमाइन करके उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारा रेट जो होता है आपको स्केड्यूल ऑफ रेट्स में मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ एस्टिमेट की, कितने तरीके का अपने पास एस्टिमेट होता है। देखो, सबसे पहले तो जानो कि एस्टिमेट दो तरीके का होता है, ओरिजिनल एस्टिमेट और रिपेयर एस्टिमेट, ठीक है। यही दो तरीके का एस्टिमेट होता है और सब इसी का टाइप होता है, ठीक है। ओरिजिनल एस्टिमेट देखो क्या होता है कि हम लोग नया नया जो प्रोजेक्ट अभी कंपनी लेने वाली है उसके लिए करते हैं, ठीक है। और रिपेयर एस्टिमेट होता है कि जब हमारा प्रोजेक्ट काम वाम करके सारा कंप्लीट हो चुका है पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है, अब उसके बाद स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए या फिर कोई डैमेज हो गया है टाइम के साथ, तो उसको रिपेयर करने के लिए एक एस्टिमेट बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रिपेयर एस्टिमेट यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स की। ओरिजिनल एस्टिमेट कितने तरीके का होता है। देखो, ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, वीडियो स्किप मत करना, वीडियो बंद मत करना, बहुत खाली देखते जाओगे आप समझ जाओगे, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान दोगे अपने आप समझ जाओगे इन चीज़ों को, ठीक है। ओरिजिनल एस्टिमेट होता कितने तरीके का, रफ कॉस्ट होता है और डिटेल्ड कॉस्ट होता है, ठीक है। ओरिजिनल एस्टिमेट सिर्फ याद रखना है कि कब करते हैं, नया प्रोजेक्ट जब लेना होता है हम लोग तब करते हैं, ठीक है। और रिपेयर एस्टिमेट जब हम लोग कंप्लीट कर लिए होते हैं, सारा काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमको रिपेयरिंग प्रोसेस ज़रूरत पड़ता है, तब उसके लिए होता है ये रिपेयर एस्टिमेट, ठीक है। तो देखो, जब ओरिजिनल एस्टिमेट की बात करें तो दो तरह का, रफ कॉस्ट, डिटेल्ड कॉस्ट, ठीक है। रफ कॉस्ट में क्या होता है कि हम लोग इसमें जब हमारा स्कोप जो होता है ना प्रोजेक्ट का वो क्लियरली डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, तब उस केस में जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं उसको कहते हैं रफ कॉस्ट एस्टिमेट, ठीक है। और इस केस में ना क्या होता है कि जो हम लोग रेट भी जो यूज़ करते हैं ना वो एक्चुअल नहीं होता है, मार्केट रेट नहीं होता है, ठीक है। वो प्लस माइनस थोड़ा इधर उधर रहता है, ठीक है। सो एक्चुअल रेट नहीं होता है, ठीक है। सो रफ कॉस्ट एस्टिमेट का दो पॉइंट है, एक तो अपना स्कोप सही से डिफाइन नहीं किया गया होता है, ठीक है, और एक्चुअल रेट पे मतलब एक्चुअल रेट नहीं होता है, ठीक है, नॉन एक्चुअल रेट रहता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया। अब बात करें डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट की। देखो, डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट कब करते हैं, जबकि हमारा स्कोप क्लियरली डिफाइन हो चुका होता है। जिनको स्कोप नहीं पता है मैं स्कोप बता दूं कि देखो, जब प्रोजेक्ट कोई कंपनी लेती है ना तो पहले स्कोप देखती है। स्कोप क्या होता है कि भाई काम क्या करना है उसको, ठीक है। काम जो कुछ भी करना रहेगा स्कोप में बताया रहेगा। आपको कंक्रीटिंग करनी है तो कंक्रीटिंग बताया रहेगा, स्टील का काम करना है तो स्टील बताया रहेगा, आपको शटरिंग का काम करना है तो शटरिंग का काम वो बताया रहेगा, ठीक है। कितना क्वांटिटी करना है वो भी बताया रहेगा आपको। कंक्रीटिंग मान लो 1000 m³ करना है तो वो भी बताया रहेगा, ठीक है। स्टील का क्वांटिटी 50 टन लगना है तो 50 टन बताया रहेगा, ठीक है। शटरिंग में 5000 स्क्वायर मीटर लगना है तो 5000 स्क्वायर मीटर बताया रहेगा। तो कितना कुछ क्या लगना है, सारी की सारी चीज़ें स्कोप में बताई रहती है, ठीक है। सो डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट जब प्रिपेयर करते हैं तो स्कोप हमारा एकदम क्लियरली पता रहता है, यानी हमें पता रहता है कि कितना टन स्टील लगेगा, कितना मीटर क्यूब कंक्रीट लगेगा, साथ साथ कितना मीटर स्क्वायर शटरिंग लगेगा, और जो कुछ भी उसमें मटेरियल लगेगा जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सब चीज़ें बताया रहता है उसमें कि कितना क्या कुछ लगना है, ठीक है। सारा काम बताया रहता है उसमें कि क्या करना है आपको, ठीक है दोस्तों। जब हमारा डिटेल्ड कॉस्ट में हम करते हैं ना तो हमारा एक्चुअल मार्केट रेट यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, जो डिटेल्ड कॉस्ट को सेपरेट करता है रफ कॉस्ट से, यहाँ पे डिटेल्ड कॉस्ट में क्या होता है कि हम लोग अलग से चार्जेस जोड़ते हैं, अलग से
कुछ एक्स्ट्रा ओवरहेड जोड़ते हैं कि भाई मान लो प्रोजेक्ट में कुछ अलग से खर्चा हो सकता है, हमें पता नहीं बाद में कुछ मशीन ख़राब हो जाए कोई, तो उसकी वजह से अलग खर्चा करना पड़े। तो उन सब चीज़ों के लिए ना हम लोग थोड़ा-सा 2-4% अलग जोड़ के चलते हैं। कॉन्टिजेंसी में हम लोग 5% जोड़ के चलते हैं, मिसलेनियस में 5-7% जोड़ के चलते हैं। तो अलग-अलग थोड़ा-सा प्रोजेक्ट का 5-7% हम लोग जोड़ के चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, डिटेल्ड कॉस्ट का ना 3 टाइप होता है, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल है, देखना खाली बस अपने आप समझ में आ जाओगे, ठीक है। देखो, डिटेल्ड कॉस्ट एस्टीमेट हम लोग प्रिपेयर करते हैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले। जितना भी ये ओरिजिनल एस्टीमेट का जो भी टाइप है ना, सब का सब प्रिपेयर होता है। रफ कॉस्ट या डिटेल्ड कॉस्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हो जाता है, ठीक है। डिटेल्ड कॉस्ट एस्टीमेट है, उसके टाइप की बात आती है तो 3 तरीके का होता है। रिवाइज्ड होता है, सप्लीमेंट्री होता है और रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट मान लो कंपनी ने ले लिया, ठीक है, और प्रोजेक्ट अब चल रहा है यानी एग्जीक्यूशन फेज़ में है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ मटेरियल का प्राइस जो होता है ना वो बढ़ जाता है। जैसे मान लो स्टील है, स्टील आपने लिया था कि भाई 6 रुपये किलो चलेगा, ठीक है, 6 रुपये किलो चलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट जैसे जैसे चल रहा था तो उसमें वो बढ़ के दाम हो गया 10 रुपया। तो ये जो 4 रुपये का जो फ़र्क आया है ना दोस्तों, ये कंपनी कहाँ से लाएगी इस पैसे को? तो कंपनी क्या करती है, बोलती है अपने क्लाइंट को कि देखो ये जो हमने लिया था आपसे काम, ये 6 रुपये पे लिया था और देखो इस सामान का दाम बढ़ के 10 रुपये हो गया, तो हमें 4 रुपये का घाटा पड़ रहा है, तो हमें पैसा दो इसका। तो क्लाइंट क्या करेगा कि एक रिवाइज़ एस्टीमेट प्रिपेयर कर देगा, ठीक है। रिवाइज़ एस्टीमेट में क्या होता है कि फिर से नए दाम पे बनाया जाता है एस्टीमेट कि भाई पहले तो 6 रुपये के दाम से प्रिपेयर किया गया था, अब 10 रुपये से प्रिपेयर किया जाएगा कि भाई 10 रुपये का सामान हमारा लग रहा है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो रिवाइज़ एस्टीमेट उसको कहते हैं। और रिवाइज़ एस्टीमेट में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट लगाया जाता है कि भाई पहले तो 6 रुपये का सामान बिक रहा था, तब हमारा 10 करोड़ आ रहा था प्रोजेक्ट का दाम। अब हमने 10 रुपये का हमारा सामान लग रहा है प्रोजेक्ट में, तो अब हमारा 12 करोड़ रुपये आ रहा है प्रोजेक्ट का। तो मतलब इस तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट लगाया जाता है कि भाई पहले सामान इतने का था, अब इतना हो गया, तो पहले प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना था, अब बढ़ के वो इतना हो गया। तो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट लगाया जाता है रिवाइज एस्टीमेट में, ठीक है। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है, जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उस दौरान में क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस करवा देता है ड्राइंग में। तो ड्राइंग में चेंजेस करवाने से क्या होता है कि हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। कुछ नया चीज़ एडिशन करवा देता है और उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है। और उसकी वजह से जब कॉस्ट बढ़ता है ना, तो हमारे पास फंड नहीं होता है कि हम उसको बना सकें, ठीक है। तो उसके लिए क्या, हम फिर से अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि एक सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाओ, ठीक है, क्योंकि तुमने जो पैसे दिए हमें, उसमें हमारा ये खर्चा बैठ नहीं रहा है फिट। तो हम बोलते हैं कि कुछ हमें सप्लीमेंट करो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो, तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाता है वो। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। तो देखो इस रिपोर्ट में जो प्रिपेयर करते हैं ना, तो इसमें हम लोग बताते हैं कि हमारे पास पहले सिर्फ x + y काम था, ठीक है। अब क्लाइंट ने कहा कि x भी काम करो, y भी काम करो और z भी काम करो, यानी एक नया काम जोड़ दिया है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में दोस्तों हम इन्हीं दोनों काम को दिखा देते हैं कि पहले हमारे पास कुछ और काम था, फिर बाद में क्लाइंट ने और काम जोड़ दिया है इसमें, तो इससे हमारा ये रिपोर्ट तैयार हो जाता है। और रिवाइज्ड और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की जब बात करें, तो ये जब दोनों केस जब एक साथ उठता है तो रिवाइज्ड और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट लगा दिया करते हैं। यानी 5% से ज़्यादा अगर प्राइस में वेरिएशन आ जाता है, जो सामान लगा रहे हैं हम लोग, 5% से अगर ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है उसमें, तो हम लोग क्या अपना रिवाइज्ड एस्टीमेट लगाते हैं। और अगर क्लाइंट ने कुछ ड्राइंग में चेंजेस कर दिया है तो उसके लिए हम लोग सप्लीमेंट्री एस्टीमेट लगा देते हैं, ठीक है। अगर ये एक साथ होता है कि मान लो कॉस्ट भी बढ़ गया सामान का और फिर उसके बाद क्लाइंट ने भी कुछ नए चेंजेस करवा दिए, अगर ये एक साथ होता है ये चीज़, तो रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट एक साथ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक टॉपिक के अंदर में ये दोनों चीज़ प्रिपेयर करते हैं अपना, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी तरह के एस्टीमेट के बारे में। नाम है रिपेयर एस्टीमेट। बहुत इजी है, खाली बस देखना समझ जाओगे। रिपेयर एस्टीमेट, नाम से ही पता चल रहा है कि रिपेयरिंग के लिए एस्टीमेट बनाया जाएगा। देखो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग जो अपना जो एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं, ये कब करते हैं, जबकि हमारा सारा का सारा प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो चुका होता है, तब एक एस्टीमेट प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम है रिपेयर एस्टीमेट। और इसका काम ये होता है कि भाई जो भी रिपेयरिंग का जो वर्क है आपके स्ट्रक्चर में, उसके लिए ये रिपेयर एस्टीमेट बनाया जाए, ठीक है। ये क्लाइंट क्या करता है, जब आप सारा काम कंप्लीट करके उसको हैंड ओवर कर दोगे, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का ना जायज़ा लेता है, यानी एक बार एसेस करता है उस स्ट्रक्चर को। एसेस करने के बाद वो देखता है कि कहाँ कहाँ पे रिपेयरिंग की ज़रूरत है, कितने टाइम पे रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से वो एक एस्टीमेट बनाता है, ठीक है। उसी का नाम है रिपेयर एस्टीमेट। उसका 3 टाइप ठहरा, कुछ नहीं, एकदम ईजी है। एनुअल रिपेयर,
सबसे पहला टाइप है एनुअल रिपेयर, दूसरा है क्वाड्रेनियल रिपेयर और तीसरा है स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट। एनुअल रिपेयर कुछ नहीं है, साल में जो रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है किसी भी स्ट्रक्चर को, ठीक है, को करने के लिए जो एस्टीमेट की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं एनुअल रिपेयर, ठीक है। क्वाड्रेनियल रिपेयर की बात करें, आपके स्ट्रक्चर को जो हर 4 साल पे मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जो कोई भी मेंटेनेंस का काम होता है आपके स्ट्रक्चर में हर 4 साल पे, वो क्वाड्रेनियल रिपेयर के अंदर में आता है, ठीक है। बात करें स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट, मान लो कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं थी आपके स्ट्रक्चर में, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि कहीं पे रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई आपके स्ट्रक्चर में, तो आपका क्लाइंट जायज़ा लेगा और फिर उसके बाद एक एस्टीमेट बना देगा, स्पेशल रिपेयर का कंडीशन बना देगा। मान लो कोई अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से क्रैक आ गया कहीं पे, तो क्रैक आया है तो उसकी वजह से अब स्पेशल कंडीशन, स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट बनाया जाएगा, ठीक है। तो स्पेशली कोई पहले से कोई प्लान्ड नहीं था, तो नया तरीके का प्रॉब्लम उठ गया और उसकी वजह से हमें कोई रिपेयरिंग का वर्क करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट बनता है, ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि जो भी डिटेल मैंने बताया है आपको इस वीडियो में, आप उसको कम्प्लीटली समझे होंगे। और चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।